जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएसजी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने आवर्धन प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित प्रश्न करे थे, जिसमें से दोस्तों कल हम लोगों ने 1238 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। आज उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक एन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरफेस है। ये हमारा क्या है, इंटरफेस है जो माध्यम को अलग कर रहा है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, माध्यम को अलग करने वाला इंटरफेस है। मतलब क्या है, ये माध्यम को अलग कर रहा है, यानी कि ये माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। तो इन दोनों माध्यम को अलग कौन कर रहा है, ये इंटरफेस हमारा अलग कर रहा है। तो जब दोस्तों यहाँ पे क्या कर देखते, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, इंटरफेस है, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अभिलंब को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो जब ये किरण या प्रकाश की किरणें दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या करता है, वो अपने ओरिजिनल पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो विचलित होता है, तो विचलित दोस्तों दो माध्यम से हो सकता है। या तो वो एक अभिलंब की ओर झुकेगा, या तो वो एक अभिलंब से दूर जाएगा। क्या होगा, या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा, या तो अभिलंब की ओर से दूर जाएगा। तो दूर कब जाएगा दोस्तों, जब ऊपर वाला क्या होगा, हमारा विरल माध्यम है, और नीचे अगर सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है, तो वह विलंब की ओर झुकेगा। क्या हो जाएगा, विलंब की ओर झुकेगा। क्योंकि दोस्तों जो म्यू होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक जो होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ने के कारण वो क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। सघन, जो विरल से सघन में जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो दर्शाया गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लाइट की जो किरणें जाना था, वो किधर गया था, इधर इस रास्ते से जाना था। लेकिन वो ओरिजिनल पथ से क्या हो गया, विचलित होकर क्या किया, विलंब की ओर झुक गया। क्या हुआ, ये विलंब की ओर झुका हुआ है। तो विलंब की ओर झुका हुआ है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे साफ जाहिर है कि जो नीचे वाला माध्यम है वो हमारा क्या है, सघन है। और ऊपर वाला जो माध्यम है वो क्या है, विरल है। ऊपर वाला क्या है, विघन है, विरल है, और नीचे वाला क्या है, सघन है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, विरल को रेयर मीडियम बोलते हैं, और इसको सघन को हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं। एक हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमारा एक फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन भी। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल। ये क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल। और ये जो हमारा दोस्तों भी है, ये क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक हो जाता है। ये अपवर्तनांक हो जाता है। तो दोस्तों ये अपवर्तनांक दोस्तों जिस माध्यम की बात करेंगे, अगर उस माध्यम में अधिक होगा, अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा, तो उस माध्यम का चाल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों, जो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी कि माध्यम की चाल है हमारा, ये माध्यम की क्या है, चाल है। तो अगर दोस्तों हमारा म्यू यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा, क्या होगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, तो हमारा जो चाल होगा, माध्यम में चाल होगा किरण की, वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो माध्यम में चाल क्या होगा, कम होगा किरण का। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दोस्तों, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, हमारा ये जो नीचे वाला आने की दोस्तों, जो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, वो हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, या तो सघन माध्यम होगा। वो या तो क्या होगा, सघन माध्यम होगा, या तो डेंसर होगा। तभी तो अपवर्तनांक बढ़ता है, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा दोस्तों, यानी कि डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, यानी कि जो ये हमारा क्या दोस्तों, माध्यम ए है, यानी कि माध्यम ए है अगर दोस्तों,
तो यहाँ पे जो माध्यम ये हमारा क्या है, विरल है, तो जो म्यू होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, माध्यम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो अपवर्तनांक है, वो बी के माध्यम तुलना से क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों, म्यू बी जो होता है होगा, वो क्या होगा, म्यू ए से अधिक होगा, म्यू बी से क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर सापेक्ष, यहाँ पे क्या पूछा गया है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक, यानी कि बी का अधिक होगा दोस्तों, बी का अधिक होगा, यानी कि ए के सापेक्ष में पूछा गया है, ए का सापेक्ष में पूछा गया है, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए अपॉन म्यू बी, यानी कि ऊपर जो होगा दोस्तों, म्यू हम ए को रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे दोस्तों, म्यू बी को, यानी कि अपवर्तनांक माध्यम ए का रखेंगे बटा अपवर्तनांक माध्यम बी का। तो बी का यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, बी हमारा अधिक है, बी हमारा अपवर्तनांक क्या है, अधिक है। अगर बी का अपवर्तनांक हमारा दोस्तों अधिक है और एक का कम होगा, मान लेते हैं ऊपर का अपवर्तनांक दोस्तों 2 है और ये हमारा नीचे का अपवर्तनांक जैसे 4 है, तो इसको काटने पर क्या आएगा हमारा दोस्तों, 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.5, यानी कि अपवर्तनांक जो आया हमारा म्यू बराबर एक से क्या आया हमारा, कम आया, एक से क्या आया, कम आया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक से कम आने का मतलब है क्या, अपवर्तनांक यहाँ पे हमारा 0 है क्या, बिल्कुल नहीं, एक से कम, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, माध्यम ए के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ए के सापेक्ष में। तो ए के सापेक्ष में तो इस तरह म्यू ए और बी लिखेंगे इस तरह से, और म्यू ए को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और म्यू बी को नीचे रखेंगे। तो ये हमारा दोस्तों सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, और माध्यम की जिसके सापेक्ष में उसको ऊपर और इसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ए जो माध्यम है वो हमारा विरल है, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे सापेक्ष के हिसाब से ऊपर हमारा म्यू ए बटा म्यू बी, तो म्यू ए बटा म्यू बी होगा, तो ऊपर का जो अपवर्तनांक कम होगा, नीचे वाला अधिक होगा। तो कम को जब अधिक से भाग देंगे तो वो एक से हमारा कम ही आएगा, तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगी। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, म्यू अपॉन क्या होता है, सी बाई वी। देखिए दोस्तों हमारा जो रंग का होता है वो हम क्या जानते हैं, वी आई बी, विबग्योर जो होता है दोस्तों हमारा, ये क्या है, विबग्योर है। ये हमारा वॉयलेट कलर है या बैंगनी कलर इसको हम बोलेंगे, ये वॉयलेट या कलर या तो बैंगनी कलर। ये हमारा क्या है, इंडिगो कलर, इंडिगो कलर है। ये हमारा ब्लू यानी कि नीला कलर है, ये नीला, और ये हरा कलर है, और ये हमारा क्या है, पीला कलर है, और ये हमारा ऑरेंज कलर है, ऑरेंज या संत नारंगी कलर जिसको कह सकते हैं हम, और ये क्या है, रेड कलर, ये क्या है, रेड कलर। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो बैंगनी कलर होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अधिक होता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होता है दोस्तों, जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक, जिसका वेवलेंथ अधिक कम होता है दोस्तों, उसका जो, जिसका वेवलेंथ अधिक होता है दोस्तों, सॉरी, जिसका वेवलेंथ, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या लेमड़ा है, ये क्या है, लेमड़ा है। तो जिसका वेवलेंथ अधिक होगा दोस्तों, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा, उसका अपवर्तनांक जो होगा दोस्तों, उसका अपवर्तनांक, उसका अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, कम होता है। वेवलेंथ अधिक होने के साथ साथ अपवर्तनांक उसका कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा रेड कलर का है इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ इसका क्या होता है, सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक। तो अगर यहाँ पे दोस्तों वेवलेंथ अधिक है, यानी कि इसका रेड कलर का अपवर्तनांक जो होगा, या म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो अपवर्तनांक जो होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, सबसे कम होगा सातों कलरों में। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक दोस्तों किसको होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक हमारा बैंगनी कलर का होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है क्या होता है, सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। तो जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है उसका अपवर्तनांक या तो म्यू या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों सबसे
अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक क्या होगा, किसका होगा, बैंगनी का होगा। तो बैंगनी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। नारंगी कलर, नारंगी कलर, नारंगी कलर यहाँ पे है, यानी कि इसका भी नहीं सबसे अधिक होगा। नीला कलर, नीला कलर ऑप्शन में नहीं है। हरा कलर, हरा कलर का भी क्या है दोस्तों, मतलब जो सीरीज में सबसे नीचे होगा दोस्तों, उस वो हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो नीचे से देखते हैं, रेड हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऑरेंज हमारा है। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि जिसका वेवलेंथ अधिक होता है, जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक या तरंगदैर्घ्य किसका होता है दोस्तों, लाल कलर का होता है। तो अगर लाल कलर का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, इसका मतलब लाल कलर का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। और बैंगनी कलर का क्या होगा दोस्तों, अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। तो हमारा सीरीज किधर से चलेगा दोस्तों, अगर कम के बारे में बोला गया है तो हम नीचे से देखेंगे। तो नीचे नीचे सबसे पहले जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा क्या दिया गया, रेड कलर। तो रेड कलर का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक रेड कलर का है। तो नीचे यहाँ रेड कलर है क्या, ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि ऑरेंज कलर, क्या ऑरेंज या नारंगी कलर है क्या दोस्तों, ऑरेंज या नारंगी कलर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का हो जाएगा। रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, तारे टिमटिमाने का दोस्तों मुख्य कारण क्या है, जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कार्य ही दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो दोस्तों, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडल के परावर्तन के कारण, बिल्कुल गलत। वायुमंडल के वर्ण विक्षेपण, बिल्कुल गलत। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर सी हो जाएगा। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश है। देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक बढ़ने का क्या मतलब है, अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब दोस्तों पहले क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। और रेयर मीडियम से क्या होगा दोस्तों, डेंसर मीडियम हो जाएगा। यानी कि जो अपवर्तनांक होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि म्यू से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर डेंसर, रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं या अपवर्तनांक उसका बढ़ता है, मतलब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो उसका अपवर्तनांक क्या था दोस्तों, बढ़ जाता है। और अपवर्तनांक जितना बढ़ेगा दोस्तों, उसका विचलन दोस्तों वो उतना ही अभिलंब की ओर वो झुकता है। अपवर्तनांक बढ़ने के साथ साथ वो जो लाइट होता है वो अभिलंब की ओर झुकता है, हम देख चुके हैं पहले। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, विचलन घटता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, विचलन घटता ही नहीं, क्योंकि एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो विचलित होगा ही होगा। प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, इसको देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा फिर ऑप्शन आगे देखते हैं। प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता, गलत दोस्तों। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का उसमें विचलन होगा ही होगा। प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है, गलत दोस्तों। लाइट जो होता है दोस्तों, प्रकाश वो कभी भी हमने देखा है कि वो टेढ़े मेढ़े इस तरह से चलता है, लाइट लाइट कभी भी दोस्तों टेढ़े मेढ़े नहीं चलता है। हाँ, साउंड टेढ़े मेढ़े चल सकता है, साउंड जो है टेढ़े मेढ़े चल सकता है, लेकिन लाइट लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन कर सकता है। लाइट या रेखा हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये ऑप्शन तीनों गलत हो गया। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा क्या बच जा रहा है, बी नंबर। यानी कि प्रकाश जो है प्रकाश की दिशा में ही विचलन बढ़ता है, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा तो प्रकाश की दिशा में ही विचलन उसका बढ़ता चला जाएगा। तो इसका उत्तर भी हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतराल पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है डैश, यह डैश का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था पिछले क्लास में, कि जब कोई वस्तु को अगर पानी के अंदर डुबा देते हैं तो डुबाने के बाद उसका ओरिजिनल हाइट से दोस्तों वो ऊपर की ओर दिखता है। क्या होता है, ऊपर की ओर दिखता है। तो ये अपवर्तन के कारण इसका है, ऐसा दिखता है दोस्तों। वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण। क्या करता है, रिफ्रैक्शन के कारण।
तो ये जो सिक्का वगैरह अगर हम नीचे डाल देते हैं दोस्तों, या कोई वस्तु होता है वो नीचे क्या दिखाई देता है, चपटी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, चपटी। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, अपवर्तन के कारण। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के संचरण के कारण बिल्कुल गलत, प्रकाश के परावर्तन के कारण बिल्कुल गलत, प्रकाश के विस्थापन बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा दोस्तों बी नंबर का हो जाएगा। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो सूरज की किरण होता है वो क्या होता है, व्हाइट रे के रूप में आता है वो। और जब यह बूंद पे पड़ता है तो ये क्या करता है दोस्तों, 7 कलर में विभाजित होता है। क्या होता है दोस्तों, ये 7 कलर में विभाजित होता है। वो 7 कलर कौन सा है, विवग्योर है, यानी कि बैंगनी, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्या होता है, ये 7 कलर में विभाजित हो जाता है। इंद्रधनुष में क्या होता है, 7 कलर विभाजित हो जाता है। तो सूर्य का एक कलर में दोस्तों वो कितना कलर पाया जाता है, बहुरंगी कलर उसको कह सकते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। तो ये ऑप्शन ही दोस्तों, पहला ऑप्शन ही सही हो लग सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है, और यह आभासी स्थिति डैश जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम, ये क्या है, पानी का टब मान लेते हैं। इसमें हम क्या देखते थे दोस्तों, कि जब कोई सिक्का होता है ये, तो ये ऊपर हल्का दिखाई देता है, और ऊपर दिखाई देने के साथ साथ क्या दिखाई देता है, बड़ा भी दिखाई देता है। क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये अपवर्तन के कारण होता है। ये क्या होता है, अपवर्तन के कारण, मतलब क्या दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ऊंच ऊपर दिखाई देता है और बड़ा भी दिखाई देता है। तो ये जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा क्या, आभासी होता है। यह क्या होता है, आभासी होता है। ये ऊपर आभासी, और वास्तविक हमारा क्या है, नीचे वाला, ये हमारा वास्तविक है, लेकिन ये हमारा क्या है, आभासी है। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण ही। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब हम किसी तारे को देखते हैं, तो तारे को जब देखते हैं तो वो अपने वास्तविक स्थिति से क्या होता है, अपवर्तन के कारण क्या दिखाई देता है, ऊंची या बड़ा दिखाई देता है। क्या होता है, ऊंची या तो बड़ा दिखाई देता है। मतलब इस खाली स्थान पे या डैश की जगह पर क्या आएगा, बड़ी या ऊंची आएगा। क्या आएगा, बड़ी या तो ऊंची आएगा होती। और यह आभासी स्थिति। और दोस्तों अगर तारा टिमटिमाता है तो हमारा क्या होता है, अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, कभी कम दिखाई देता है, कभी अधिक दिखाई देता है, कभी कम कभी अधिक। तो हमेशा क्या होता है, वो बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। तो जिसी उसी के कारण क्या होता है, हमारा वो तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे इस खाली जगह पर क्या हो जाएगा, ऊंची या तो बड़ी हो जाएगा। पहली नंबर पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंची या तो बड़ी। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, नीचे दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो ऊपर या बढ़ी या ऊंची दिखाई देता है, ऊंची दिखाई देता है, अस्थाई। अस्थाई दे दिया, यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, ऊंची और बदलती रहती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही हमारा क्या होता है, तारा टिमटिमाता है। और तारा टिमटिमाने का क्या होता है, वो अपवर्तन के कारण कभी कम कभी अधिक दिखाई देना, यानी टिमटिमाने का मतलब क्या है, कभी कम कभी अधिक, यानी कि बदलते रहता है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए हमेशा ठहराया जाता है। हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, कि सूर्य जो होता है सुबह के टाइम पे, जब सूर्य निकलता है तो 2 मिनट पहले ही सूर्य की पूरब साइड की तरफ दोस्तों पूरा का पूरा ये ऊपर सूर्य के चारों ओर वहाँ पे लालिमा छाया रहता है, या लाल लाल दिखाई देता है। क्या दिखाता है, रक्ताभ, जिसे हम कह सकते हैं कि लाल रक्ताभ, या तो लाल दिखाई देता है, लाल या तो रक्ताभ भी जिसको हम कहते हैं कि दिखाई देता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले क्या होता है, 2 मिनट पहले। और
2 मिनट पहले, और जब शाम होता है दोस्तों, तो शाम हो जाने के 2 मिनट बाद तक, मतलब सूर्य छिप जाता है दोस्तों, उसके 2 मिनट के बाद तक भी सूरज क्या होता है, पश्चिम साइड में लाल और रक्ताभ दिखाई देता है। क्या होता है, लाल और रक्ताभ दिखाई देता है। तो ये ऐसा दिखाई देने का कारण क्या कारण है दोस्तों, अपवर्तन है। जो वायुमंडल का अपवर्तन होता है, वायुमंडल का अपवर्तन होता है दोस्तों, जिसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, वायुमंडल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं दोस्तों। वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाली आंतरिक परावर्तन, प्रतिबिंब गलत। वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों सूर्य के प्रकाश का फैलाव, इसको तो स्कैटरिंग हम कहते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय अपवर्तन बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सुबह को 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है लाल टाइप में, और सुबह के मतलब और शाम को सूर्य छिपने के बाद भी 2 मिनट के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तन में हम क्या क्या जानते हैं। अपवर्तन में हम क्या जानते हैं दोस्तों, अपवर्तन में हमारा, अपवर्तन में तारों का टिमटिमाना, मानव आंखों द्वारा छवि का निर्माण करना। बिल्कुल दोस्तों, जब अपवर्तन होता है तभी तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम, हमारा आँख में क्या होता है दोस्तों, हमारा आँख में लेंस होता है एक, क्या होता है, लेंस होता है। तो उस लेंस में हमारा क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेंस में हमारा क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमारा क्या बनता है, आँखों में प्रतिबिंब बनता है। इंद्रधनुष भी दोस्तों एक अपवर्तन का उदाहरण है। ये क्या है, अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष भी क्या है दोस्तों, एक अपवर्तन का ही उदाहरण है। अस्त हो अस्त हुए सूर्य का रंग लाल होना, अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना होना दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, वेवलेंथ के जो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, वो सूर्य छिपने के बाद, सूर्य छिपने के बाद जो दिखाई देता है, वो हमारा अपवर्तन का होता है। जो 2 मिनट बाद दिखाई, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, लेकिन होते हुए सूर्य होते हुए जो लाल दिखाई देता है, वो हमारा अपवर्तन नहीं कहलाता है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है, सितारों के चमकने के पीछे दोस्तों क्या सिद्धांत है हमारा। देखिए दोस्तों, हम सितारों का टिमटिमाना या चमकना हम क्या जानते हैं, अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तन होने का कारण, मुख्य कारण क्या है दोस्तों, जो कि हमारा, हम क्या जानते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल जो है विभिन्न परतों से बना हुआ है। जैसे हमारा क्या क्या होता है इसमें, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, और एक मंडल होता है दोस्तों। तो ये विभिन्न परत होने के कारण वायुमंडल में हमारा क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है। अगर इस, मतलब हर एक परत पर, हर एक परत पर दोस्तों, जो तारे का होता है, क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, तारे का अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमारा तारा चमकते हुए प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति में समय के साथ बदलती है। बिल्कुल सही दोस्तों। उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। बिल्कुल गलत। अगर कोई लाइट निकल गया तो समय के साथ क्या उसका तीव्रता बदलेगी, एक बार जो तीव्रता होगा वो वही रहेगी। पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। जब सितारे को जब फैलाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलाने का मतलब प्रकाश फैलाता है तो उसको स्कैटरिंग या तो प्रकीर्णन कहते हैं। पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत ही है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, किसका उदाहरण है। तो जब टेढ़ा दिखता है तो उसको हम क्या जानते हैं दोस्तों, अपवर्तन के कारण। क्या होता है, अपवर्तन के कारण। जैसे कि पानी की अगर बोतल में, पानी के गिलास में अगर हम चम्मच को डुबा के रखेंगे, जैसे क्या है, पानी का गिलास हो गया और इसमें पानी भरा हुआ है, और अगर हम इसमें चम्मच को डालेंगे तो ये चम्मच हमारा टेढ़ा दिखाई देता है। क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये टेढ़ा दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, हमारा अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। या तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन या तो अपवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से हीरे की चमक से किसका योगदान नहीं है। देखिए दोस्तों, हीरा चमकने का कारण, देख दो, एक चीज हम समझते हैं दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो चीज होता है दोस्तों। एक हमारा, हमने क्या देखा था पहले, हल्का सा देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, ऊपर दोस्तों वायु है, क्या है दोस्तों, वायु है, और नीचे मान लेते हैं दोस्तों जल है। या तो दोस्तों ऊपर को हम विरल माध्यम मान लेते हैं, ऊपर को क्या मान लेते हैं, विरल, और नीचे वाले माध्यम को क्या मान लेते हैं, सघन। क्या मान लेते हैं, सघन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जब सघन माध्यम से, और यहाँ पे एक हम प्रतिबिंब डालेंगे, तो ये सघन माध्यम से अगर कोई लाइट रिफ्रैक्शन होता है तो ये क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो अभिलंब से दूर भागते हुए अगर इस लाइट को हम यहाँ से पहले यहाँ पे पहले रखा था, फिर इस लाइट को यहाँ से पास किया जाएगा तो ये इधर जाएगा, और यहाँ से किया जाएगा तो ये क्या जाएगा, इधर जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि लाइट को हम यहाँ पे रखेंगे, अगर लाइट या प्रकाश की किरण को हम यहाँ से डालेंगे तो ये लाइट यहाँ से जाने के बाद वो लाइट क्या होगा, सीधा ये जो लेयर होगा, ये लेयर या तो जिसको इंटरफेस कहते हैं, जो माध्यम को अलग कर रहा है, सीधा यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जिस एंगल से, यानी कि इस एंगल से, इसको हम क्या कह सकते हैं, जिस वस्तु की किरण को जहाँ से, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा जहाँ से हम उसको डालेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, तो वो जितना एंगल बनाएगा इस लेयर में, सघन माध्यम में, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो होगा उस एंगल को मान लेते हैं थीटा है। तो इस थीटा को दोस्तों हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, या तो क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। तो ऐसा कब होगा दोस्तों, कि जब हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें को विरल माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे, और भेजने पर जब जो जो किरण होगा वो विलंब से विक्षेपित हो, मतलब विलंब से दूर हट करके, अविलंब से दूर हट करके सरफेस के समानांतर या सरफेस पर चलना शुरू कर दे, वो किरण रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब अपवर्तन होकर के, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना लेता है अभिलंब के साथ। और जब अब 90 डिग्री का कोण बना लेगा तो जो इंसिडेंट एंगल होगा सघन माध्यम का, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और एक, अब ऐसा होगा दोस्तों, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अब एक ऐसा केस आएगा कि जब इस किरण को जब हम हल्का सा और आगे, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल से आगे की ओर भेजेंगे, तो ये लाइट जिस माध्यम से जाएगा, जैसे इस माध्यम से जा रहा है, और ये लाइट उसी माध्यम में ही अपवर्तन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, उसी माध्यम में अपवर्तन हो जा रहा है। तो जब उसी माध्यम में अपवर्तन हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब कोई किरण को सघन माध्यम में भेजा जाता है और वह क्रिटिकल एंगल से अधिक दूरी से, क्रिटिकल एंगल के अधिक दूरी से सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है, तो वह पुनः सघन माध्यम में ही वो परावर्तित हो जाता है। तो उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा दोस्तों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा क्या होगा, अधिक होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। तो ये अपवर्तनांक भी क्या होगा, जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि सेम माध्यम में वापस आ जाएगा, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे कि हीरे में दोस्तों, हीरा में जब हम उसको, उसके अंदर हम लाइट को क्रॉस पास करते हैं, तो हीरे में दोस्तों आपस में वो इधर से इधर, इधर इधर, ये वहीं दोस्तों घूमता रहता है। ये इसका कारण क्या है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। और जिससे हम देखिए दोस्तों, प्रिज्म में जब हम लाइट को पास करते हैं तो ये प्रिज्म में भी दोस्तों ये क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट है। डिस्पर्सन भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जैसा ही बिहेव करता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और उसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, जो हीरे का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक हाई, मतलब हाई होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा, बिल्कुल सही। बिखराव भी होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जैसा कार्य करता है। हीरे में डिस्पर्सन होता है ना दोस्तों, यानी बिखराव तक 7 कलर में बदल जाता है। हीरे का निम्न अपवर्तनांक देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे क्या बोला गया है, उच्च। तो हीरा का क्या होता है, उच्च अपवर्तनांक होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न। तो बिल्कुल ये कथन गलत बोला गया है। तो जो गलत कथन होगा वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक
है। देखिए दोस्तों, वायु का जो अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक दोस्तों लगभग एक एक के बाद अगर 4 अंक, यानी कि 3 जीरो और 1 अंक, यानी कि 1.003 होता है। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? 1.003 होता है, यानी कि पॉइंट के 4 अंक तक होता है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? हमने क्या देखा दोस्तों? कंडक्टिव क्या जानते हैं? कंडक्टिव से हम क्या जानते हैं दोस्तों? कंडक्शन हमने पढ़ा, हीट में क्या पढ़ा था? कंडक्शन, कि जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसके लिए हमें क्या होता है, यानी कि एक ये धातु था, एक दो धातु को हम लेते हैं, जब यहाँ पे गर्म करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से ये खुद ब खुद हीट ट्रांसफर होकर ये दूसरा भी क्या होगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते थे? कंडक्शन, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, भौतिक संपर्क में होने के कारण हीट ट्रांसफर होता है। तो ये हमने कंडक्टर, ये हीट से संबंधित है। रेडिएक्टिव, रेडिएक्टिव से क्या चाहते थे दोस्तों? यानी कि जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होता था, जैसे सूर्य से रोशनी जाकर ट्रांसफर हो रहा था, तो रेडिएशन ये भी क्या, हीट से संबंधित है। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो बिल्कुल हीट से संबंधित ये नहीं है। कंडक्टिव मतलब ये जो पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, तो उसमें कंडक्शन होता था, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के माध्यम से होता था, उसको क्या बोलते थे? कंडक्टिव। तो यहाँ पे हमारा उत्तर दोस्तों बी नंबर का हो जाएगा, जो हीट से संबंधित नहीं रखता है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? म्यू बराबर हमारा क्या होता है? सी बाई भी होता है। म्यू बराबर क्या होता है? सी बाई भी होता है। तो म्यू बराबर हमारा सी बाई भी है दोस्तों। और ये सी हम किसको बोलते हैं? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। सी बराबर क्या है? वायु में प्रकाश की चाल। और भी बराबर क्या है हमारा दोस्तों? माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि जिस माध्यम में जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जल बोला गया है, तो यहाँ पे माध्यम हमारा क्या होगा? जल होगा। तो उसी का अपवर्तनांक हमें दिया गया है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यू बराबर हमारा क्या दिया गया है? म्यू बराबर क्या किया गया, दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 4/3 लेंगे म्यू की जगह पर। और सी बराबर हम क्या जानते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी यानी कि स्पीड निकालना है, माध्यम की चाल। तो माध्यम में मतलब कितनी स्पीड से चलेगा वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? v इक्वल टू क्या लिखेंगे, यानी कि v को उधर ले जाएंगे, 3 × 10⁸। और ये 3 नीचे है तो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 × 9/4 गुना 10⁸ 8, यानी कि 4×2 = 8, एक बच गया, और 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो माध्यम की चाल होगा वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि उत्तर हमारा ए नंबर का है। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? म्यू इक्वल टू हम क्या कहते हैं? C/V। तो जो ये होता है दोस्तों, ये म्यू, म्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो अपवर्तनांक बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल ए नंबर का हो जाएगा दोस्तों। सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों? रिफ्लैक्टिव, यहाँ पे लैक्टिव बोला गया है। लैक्टिव क्या बोला गया? लैक्टिव। लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारा उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होती है। किसी भी माध्यम का दोस्तों जो पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक होगा वो क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों, वायु जो हमारा है, वायु हमारा होता है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? वायु का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, वो हमारा कितना होता है? 1.0003 होता है। ये हमारा वायु का अपवर्तनांक है। तो जो वायु का अपवर्तनांक सूचकांक है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वो इतना है वायु का। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों वायु का होता है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? वायु का होता है।
तो अगर सबसे कम वायु का होगा तो जो किसी भी माध्यम में अगर वायु की चाल होगा तो क्या होगा हमारा, एक से अधिक होगा। क्या होगा, एक से अधिक होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो हम क्या जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि जो वायुमंडल का अपवर्तन होता है वो अपवर्तन के कारण ही हम हमारा क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। तो उन्नत प्रकाश के कारण बिल्कुल नहीं। नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, बिल्कुल दोस्तों ये क्या है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। जिसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम से विचरण करती है तो यह झुकती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, ये हमारा क्या है, मान लेते ये हमारा क्या है, सघन है, और ये हमारा क्या है, विरल है। तो ये सघन से जब विरल की ओर जाएगा, सघन से विरल की ओर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि अभिलंब से दूर भागेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर। तो अभिलंब से दूर होगा, और गति क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या डेंसर था। तो जब डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में गति क्या होता है, स्लो होता है, स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो डेंसर से जब विरल में जाएंगे तो विरल में हमारा गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभिलंब की ओर, यानी कि अभिलंब की ओर और कम गति, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। अभिलंब से दूर लेकिन कम गति, बिल्कुल गलत। अभिलंब की ओर और तीव्र गति, बिल्कुल गलत। अभिलंब से दूर और तीव्र गति, तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों टी नंबर का हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये अभिलंब से दूर भागता है, ये दूर। अब पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है, बिल्कुल दोस्तों, जितने भी ये गिलास वगैरह का ये ऊंचा दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, ऊंचा दिखाई देना या बड़ा दिखाई देना या ऊपर दिखाई देना, ये सारे के सारे कंसेप्ट दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन। तो बिल्कुल दोस्तों सी नंबर का हो जाएगा यहाँ पे। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। देखो, जो हीरा का अपवर्तनांक यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 के आसपास होता है, या तो 2.242 होता है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। तो हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? देखिए दोस्तों, इसमें से देखने से हम क्या बता सकते हैं कि किस माध्यम का जो है, कौन सा माध्यम जो है वो कम सघन है, यानी कि कम सघन है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, 0.03 होता है। ये हमारा किसका है दोस्तों, ये हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और और पानी का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है दोस्तों, पानी का हम क्या जानते हैं, 1.33। या तो इसको हम 4, या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, यानी कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो सबसे कम हमारा दोस्तों किसका यहाँ पे लग रहा है, इसका लग रहा है। जबकि ये जो टर्पेंटाइन होता है ये भी क्या है दोस्तों, ये पानी से भी गाढ़ा होता है, यानी कि डेंसर होता है। पानी से भी क्या होता है, डेंसर होता है। और बेंजीन भी जो है दोस्तों, ये क्या होता है, पानी से भी डेंसर होता है। तो जो पानी का 1.33 है और ये पानी से भी डेंसर है दोनों, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। क्योंकि हवा में जो किरण की या किसी भी लाइट का सबसे अधिक गति होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब हवा में सबसे अधिक गति है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो सबसे कम होगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या होता है, हमारा विरल माध्यम होता है। क्या होता है, विरल या कम डेंसर होता है। क्या होता है, कम डेंसर या कम सघन होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो भी सूर्य में 2 मिनट पहले, सूर्योदय के समय 2 मिनट बाद पहले दिखाई देना रक्ताप, या 2 मिनट के बाद सूर्यास्त के दिखाई देना, या चौड़ा दिखाई देना या बड़ा दिखाई देना,
ये सारे के सारे कारण दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा, देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? विरल माध्यम मान लेते हैं, और नीचे हमारा क्या है? सघन माध्यम है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? सघन माध्यम है, यानी कि अभिलंब से नज़दीक आएगा। जब किरण को या किसी लाइट रे को पास किया जाएगा तो वो क्या होगा? अभिलंब से नज़दीक आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सघन माध्यम का अधिक होता है विरल माध्यम की तुलना में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अधिक होगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगा? ये गति क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। और धीमा होने के साथ साथ वह अभिलंब की ओर झुकेगा। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। ये जाना इधर था लेकिन यह इधर आ गया, यानी कि अभिलंब की ओर ये झुका। तो कम घनत्व के माध्यम में परावर्तित हो जाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। नॉर्मल से दूर झुकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर अगर हम इधर से यानी कि सघन माध्यम से विरल में जाते हैं तब ये नॉर्मल से दूर झुकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, परिवर्तन बिल्कुल होगा। नॉर्मल की ओर झुकता है तो बिल्कुल ये नॉर्मल की ओर झुकता है दोस्तों। और जो अभिलंब है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अभिलंब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। प्रकाश की किरण पानी की ग्लास तक जाती है। पानी से ग्लास तक जाती है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। देखिए दोस्तों, पानी हमारा क्या है गया? ग्लास के तुलना में पानी हमारा विरल माध्यम हो गया। क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। और जो ग्लास हो गया, जो ग्लास हो गया हमारा, वो सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया? सघन। यानी कि पानी जो है हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा, और जो ग्लास हो जाएगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। तो जब पानी से ग्लास तक जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक अभिलंब होगा या नॉर्मल होगा। तो जो लाइट होगा या प्रकाश की किरणें हमारा किधर से जा रहा है? पानी से जा रहा है, यानी कि पानी से होके जाएगा तो सघन माध्यम की हो जाएगा। और सघन माध्यम की हो जाएगा तो ये जाना, अगर जाता है ये तो सीधा इधर जाता है। लेकिन नीचे क्या हमारा सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम है तो वो अभिलंब की ओर झुक गया। यानी कि जो वास्तविक जो होगा उसका ये है, यानी कि ये झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुकता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकता है। और जाहिर सी बात है, जब ये सघन माध्यम है तो यहाँ पर जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा माध्यम सघन माध्यम का वो अधिक होगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसकी यहाँ पे गति भी जो होगा प्रकाश की किरण का वो अधिक होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण उसका गति अधिक होगा, और यहाँ पे जो गति होगा वो हमारा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? गति कम होगा, क्योंकि माध्यम ये सघन है और सघन माध्यम में गति कम हो जाती है। तो पानी से ग्लास तक जाएगा तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुकेगा या सामान्य। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? अभिलंब सामान्य या नॉर्मल। अभिलंब सामान्य, या तो उसी को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल। तो ये सामान्य की ओर झुकता है, सामान्य की ओर झुकेगा। बिल्कुल सही। गति बढ़ती है? बिल्कुल गलत दोस्तों। गति क्या होगा? कम हो जाएगा। सामान्य से दूर? बिल्कुल नहीं। सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है? बिल्कुल दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब सघन माध्यम जो होता है, सघन माध्यम का सघन माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अधिक होता है, और विरल माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों जिसका अधिक होगा, उसका जो गति होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गति कम हो जाएगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका गति अधिक होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो गति का विपरीत होता है, जिससे कि हम क्या जानते हैं दोस्तों? मी इक्वल टू सी अपन भी। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये क्या है? माध्यम की से हमारा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। माध्यम से क्या है दोस्तों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होगा? घटेगा। और अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा घटेगा तो चाल भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो विरल हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और इसमें अधिक होता है। तो जो गति होगा विरल में हमारा पहले क्या होगा? कम होगा। सघन में क्या होगा? गति कम होगा। तो जब सघन से जा रहा है, ये हमारा क्या जा रहा है? सघन। तो सघन से हमारा किस में जा रहा है? विरल में। तो सघन में गति होगा वो कम होगा, तो विरल में गति हमारा क्या हो जाएगा? गति बढ़ जाएगा।
गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आने की गति क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का ही हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। तो हम क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, पहले पढ़ चुके हैं कि 2 मिनट की देरी हो सकती है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा है कि जब सूर्योदय के पहले 2 मिनट या सूर्योदय के बाद 2 मिनट, तो जो सूर्योदय के 2 मिनट पहले या बाद में क्या दिखा दोस्तों, यानी कि 2 मिनट का अंतर होता है। सूर्य का हमारा अंतर कितना मिनट का होता है, जो लाल दिखाई देता है तो वो कितना होता है, 2 मिनट का अंतर। और सूर्य से दोस्तों पृथ्वी पर वायुमंडल आने में कितना लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इसका उत्तर हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि सघन माध्यम दोस्तों, सघन से यानी कि सघन मतलब क्या दोस्तों, डेंसर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। तो सघन से जब जाएगा तो सघन में हमारा गति क्या होगा, कम होगा, गति कम होगा। और सघन से हमारा विरल में जाएगा, विरल में जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो गति बढ़ जाएगा, गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा इसका उत्तर, धीमा तथा डैश हो जाता है, क्या हो जाएगा, कम घनत्व के माध्यम में परावर्तित हो जाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये कम माध्यम हो या अधिक माध्यम हो, दोनों में परावर्तित होता है। बस इतना फर्क पड़ता है कि वो अभिलंब की ओर झुकता है, और सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकता है, और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर झुकता है, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर झुकेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल ये सही बोला गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल गलत। नॉर्मल की ओर झुकता है, नॉर्मल की ओर कब झुकेगा दोस्तों, जब लाइट विरल से सघन में आएगा तब झुकता है नॉर्मल की ओर। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों, म्यू, जो दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अधिक होता है, क्या होता है, किसका अधिक होता है। देखिए दोस्तों, हम पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है। और हवा का जो होता है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.0003 होता है। जब दोस्तों पानी जब जम जाता है, ये हमारा पानी का कितना है, लगभग पानी का क्या दोस्तों, लगभग इतना है। और पानी यानी कि बर्फ, बर्फ भी हमारा क्या है, पानी का रूप ही है। बर्फ भी क्या है, पानी का रूप ही है। बर्फ क्या है दोस्तों, पानी का ही रूप है, यानी कि जो बर्फ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो हमारा 1.33 के आसपास ही होगा। बर्फ का क्या होगा, आसपास ही होगा। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या दिया गया है, केरोसिन ऑयल दिया गया है, केरोसिन। अब केरोसिन का कितना होता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल दोस्तों, केरोसिन, केरोसिन तेल दोस्तों, या तो जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इसका दोस्तों 1.44 होता है, यानी कि पानी से भी अधिक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए दोस्तों, बेंजीन बोला गया, यानी कि बेंजीन का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या होता है, 1.5 के आसपास होता है। बेंजीन हो गया दोस्तों, बर्फ हो गया, केरोसिन हो गया, और किसका, सेंधा नमक। सेंधा नमक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दोस्तों, सेंधा नमक जो होता है दोस्तों इन सभी से अधिक होता है, यानी कि हार्ड होता है, यानी कि 1.54 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेंधा नमक का। क्या होता है, सेंधा नमक का। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे जिसका कम होगा उसको कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। तो सबसे पहले कम किसका है, बर्फ का है। तो बर्फ हमारा क्या होगा, 1 नंबर पे होगा। तो बर्फ हमारा 1 नंबर पे किस में है, एकमात्र ऑप्शन डी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी नंबर का हो जाएगा। और सबसे अधिक किसका है दोस्तों, सबसे अधिक हमारा जो है वो सेंधा नमक का है, 1.54। तो सेंधा नमक लास्ट में इसमें भी है, इसमें भी है।
तो लेकिन हम जब जान रहे हैं कि दोस्तों बर्फ का जो है 1.33 है, तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का ही हो जाएगा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? सबसे कम है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हवा का अपवर्तनांक होता है वो 1.0003 होता है। तो और इन सबसे दोस्तों, इन सब का दोस्तों डेंसिटी क्या होता है? अधिक होता है। इन सब का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। और हीरा का हम क्या जानते हैं दोस्तों? 2.42 होता है। ये क्या दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42 है। पेट्रोल का कितना होता है दोस्तों? पेट्रोल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है? 1.442 के आसपास होता है। अब क्या बच गया दोस्तों? ऑयल या तेल। तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है दोस्तों? ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों 1.51 होता है। यानी कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है? हवा का। जिसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है? सभी एक ही सतह पर होता है। देखिए दोस्तों, दो चीज हम पढ़े हैं। एक हमने क्या पढ़ा? परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है दोस्तों, जो लाइट होता है वो जिधर से आता है उसी माध्यम में वापिस चला जाता है। क्या होता है? वापिस चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? परावर्तन सतह हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? अभिलंब। और ये क्या हो गया? परावर्तन। परावर्तन या परावर्तित किरण हम कह सकते हैं इसको। तो ये तीनों क्या है दोस्तों? एक ही तल पर है या एक ही सतह पर है। तो ये कब हुआ हमारा? ये परावर्तन के टाइम में। लेकिन दोस्तों, जब हम अपवर्तन देखते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब भी ये तीनों दोस्तों एक ही तल पर होता है। ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। और ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। और ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण। ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो ये भी तीनों दोस्तों कहाँ पर है? ये भी एक ही तल पर है। ये क्या है? एक ही तल पर दोनों। यानी कि दोस्तों, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के केस में हमारा एक ही सतह पर होता है। तो अपवर्तन कौन की स्थिति में? बिल्कुल गलत। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों डी, बी नंबर का हो जाएगा। इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वायुमंडल में, प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण वायुमंडल में हमारा तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो किसमें है? ऑप्शन डी में। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन के कारण होता है। वो क्या होता है? अपवर्तन के कारण। तो इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तन, यानी कि सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों या हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।